में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, ऐतिहासिक चुनावों के ऐतिहासिक परिणाम आने वाले हैं और आज आपको कुछ ही पलों बाद पता चल जाएगा, कुछ जो धुंधली धुंधली तस्वीर आपके जहन में बनी हुई है कि कौन सी पार्टी जीत करके आ रही है, कौन सा गठबंधन बनने जा रहा है और किस तरीके की सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी जो 2014 के बाद यानी 10 सालों के बाद बनने जा रही है। शाम वो बिल्कुल तस्वीर स्पष्ट और क्लियर हो जाएगी। आपको बताते चले, एग्जिट पोल 6 बजे शुरू हो जाएगा और उसके बाद रफ्तार रफ्तार चीजें स्पष्ट होती जाएंगी। हमने 10 सालों बाद चुनावों के बीच क्या क्या मुद्दे थे उस पर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिर बाप बेटी, बाप बेटा, उसके साथ साथ 370 की बात की गई, स्मार्ट मीटर भी इसमें आए, इसके अलावा जम्मू बनाएगा मुख्यमंत्री, ये मुद्दे भी सामने आए और बहुत सारे मुद्दे, पाकिस्तान के साथ बातचीत, उन राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर चर्चा भी की गई और साथ साथ ये भी किया कि जिन लोगों को निकाला गया है नौकरी से, जिनके संबंध आतंकवादियों, अलगाववादियों के साथ थे, उनके फैसले पर भी पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये चुनाव ऐतिहासिक है। उसकी वजह यह भी है कि 5 अगस्त 2019 को जो संवैधानिक बदलाव हुआ, 370 में संशोधन हुआ, 35 को हटाया गया, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को पहली बार विधानसभा में वोट कास्ट करने का अवसर मिला। वाल्मीकि समाज जो खुद को डिप्राइव्ड समाज समझता था, उसको भी मौका मिला। गुरखा बरादरी या बाजीगर बरादरी, इनको भी पूरा अवसर मिला कि वो अपनी मन माफिक, अपना चुनिंदा, अपने उम्मीदवार का चयन कर सके और अपने जीते हुए उम्मीदवार से ये उपेक्षा करें कि वो एप्रोप्रिएट फोरम पे एक सही उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं उनको रखें और उनका रिड्रेसल करवाएं। तो इसलिए इसको ऐतिहासिक चुनाव कहा जा रहा है और बड़ी बात यह है कि 10 सालों के बाद हो रहा है और इसके नतीजे क्या होंगे, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है। यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात नहीं करी, समूचे देश एवं विश्व के लोग भी, बहुत सारी कंट्रीज का भी इंटरेस्ट है कि जम्मू कश्मीर में किस तरीके की सरकार आती है। और जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया था, वो क्या उसको इंडोर्स करते हैं ये नतीजे या नहीं करते, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट में सोहित शर्मा जी है पीडीपी से। सोहित जी, आपका स्वागत है। सरबजीत सिंह जोहल जो किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। मनीष साहनी उद्धव ठाकरे गुट से हैं, आपका भी स्वागत है। साहनी जी, आपसे शुरुआत करते हैं। कितना इफेक्टिव रहा इस बार का प्रचार और किन मुद्दों को लेकर के? क्या हालांकि प्रचार में भी थोड़ा सा डिरेल हुई है सभी पॉलिटिकल पार्टीज, यानी विकास के मुद्दे पर या बेरोजगारी, महंगाई, इन्फ्लेशन रेट पर चर्चा नहीं हुई है? जी मेरे से जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया चुनाव रहा इस बार। चुनाव आयोग की तरफ से बहुत सही तरीके से कंडक्ट किया गया, मुबारकबाद देता हूं और मतदाताओं को भी मुबारकबाद देता हूं कि बहुत अच्छा उन्होंने जो है मतदान के अंदर हिस्सा लिया। करीब 10 सालों के बाद उनको जो है मतदान करने का अवसर मिला था और पूरी तरह से देखिए एग्जिट पोल 6 बजे के आसपास आने वाले हैं, मगर तमाम जो हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है अपने प्रचार के दौरान जनता की नाराजगी को भांपा है, पहले चरण में भी दूसरे चरण में, वो सीधा संकेत है कि आने वाले जो रिजल्ट होंगे 8 अक्टूबर जो है इसका गवाह भी बनेगा कि जनता ने जो है अपने साथ छल कपट विश्वासघात करने वाले को सबक सिखाने की तरीके से भाजपा तो ये तर्क दे रही है कि उनकी सरकार बनेगी। भाजपा का देखिए दावा तो दे दीजिए, मुंगेरी लाल के सपने देखने में कहां टैक्स लगता है? कौन सा कोई चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि 6 तारीख के बाद या 5 के बाद आप मुंगेरी लाल के सपने नहीं देख सकते? देख सकते हैं 8 तारीख तक, जब तक नतीजे नहीं आएंगे। जो मैं कह रहा हूं 8 अक्टूबर जो है उसका गवाह बनेगा। आप तमाम लोग देखोगे, देखिए बीजेपी से जनता बहुत ज्यादा नाराज थी और वो नाराजगी उन्होंने अपने मतदान के दौरान दिखाई भी है, पहले दोनों चरण में भी और 1 अक्टूबर को भी वही सिलसिला जो है वो जारी रखा उन्होंने। और बीजेपी वालों के ऐसे ही नहीं बौखलाहट आ रही, होश उड़े हुए हैं इस समय, उनको 12 से 15 सीटें भी आने वाली नहीं है। ये 8 अक्टूबर को आपको जो है पूरी तरह से साबित हो जाएगा। जनता के अंदर आप मुद्दों की बात कर रहे हैं, मुद्दे जो वही थे जो मुद्दे 5 अगस्त 2019 के बाद बीजेपी ने जनता को परोसे हैं।
जनता ने जो इनके ऊपर विश्वास जताया था कि हम यहाँ जो है बड़े बड़े निवेश होंगे, यहाँ रोजगार मिलेगा, रोजगार की जगह यहाँ क्या मिला, बेरोजगारी में हम पहले दूसरे पायदान पर आ गए। युवाओं को जिनको नौकरियां मिलनी थी उसको नशे के दलदल के अंदर धकेल दिया। जम्मू कश्मीर के स्थानीय लोगों के अधिकारों का लगातार हनन किया गया। हमारी संस्कृति पहचान को प्रभावित करने का, व्यापार को प्रभावित करने का। और सबसे बड़ी बात देखिए, स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू जैसे राज्य के अंदर जहां पर जल संसाधनों की भरमार है, जल बिजली परियोजनाओं की भरमार है, उसमें लोगों को जो बिजली कटौती और लगातार मीटरों को बदलने को लेकर जनता में बहुत ज्यादा जो है आपको बताते चले कि कभी कभी 10-12% की पोलिंग हुआ करती थी कश्मीर के कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में जहां पर बंद की काल होती थी। इस बार पहले चरण में 61.13% पोलिंग हुई है, दूसरे चरण में 57.07 और आखिरी चरण में 67% पोलिंग हुई है। सरबजीत जी, आपको ये कहा जा रहा है कि आप मंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ये शिवसेना वाले जिनका स्टेक में कुछ नहीं है यहाँ पे जम्मू कश्मीर। विनोद जी, आप खुद ही कह हमारे रहे हैं पास पाने तो के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं है। हंसी भी आ रही है कि मेरे भाई सानी साहब शिवसेना से हैं। मुझे नहीं लगता शिवसेना ने कहीं इलेक्शन लड़ी है, ना ही मैंने सुना है कि कहीं लड़ी है। तो मैं समझता हूँ इनका तो यहाँ है कुछ नहीं है। ये तो जानकारी है बीजेपी के नेताओं की। अरे कभी हम 12 सीटों पर जो है इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार अच्छी बात है, वो बिल्कुल पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हम तो खुद कहते हैं हमारा कोई दिक्कत नहीं, देखिए जमानत बचेगी, बिल्कुल बचेगी। हम तो 12 के 12 जीतने के हम जो भी लेंगे डेमोक्रेसी में छीन कर लेंगे, जनता को देंगे। मंगेरी लाल हाँ, यहाँ तक आपके साथ क्या, मुझे तो पता नहीं कहाँ 12 सीटों पे आप लड़ रहे हो। डेमोक्रेसी है, 5,000 रुपए का कोई भी दे तो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ सकता है, 10,000 रुपया। हाँ, आपके तो भी बहुत नेता इंडिपेंडेंट लड़े हैं जिनको टिकट नहीं तो मिली। अब यहाँ डिस्कशन करना कि यहाँ कुछ है, ये फिजूल की बहसबाजी है। मैं समझता हूँ कि आप सबको ये कह रहे हैं कि मुद्दे थे, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी मजबूती के साथ, यहाँ की आवाम ने साथ दिया, पूरे कार्यकर्ताओं ने साथ दिया। और मैं आपको दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज 6 बजे के बाद एग्जिट पोल भी आ जाएगा और हम लोग पूर्ण बहुमत से यहां सरकार बनाने जा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको बताऊं, लखनपुर से लेके ना स्वर्णकोट तक हम कोई भी सीट हारने वाले नहीं है। इक्का दुक्का जगह नो डाउट के हमारी फाइट हो सकती है, लोकसभा में क्योंकि हमारे, हाँ सुन लीजिए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं विनोद जी, उन्होंने बहुत मेहनत की है जी, दिन रात मेहनत की है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जितनी स्कीम्स थी और लोगों ने लाइक किया है, हमारी आयुष्मान की स्कीम जिसका इतना ज्यादा लोगों ने हाँ, वो 5 लाख से हम 7 लाख देने वाले हैं। 5 लाख आयुष्मान, ये तो ताजा है। अरे भाई, लोगों के जो ऑपरेशन हुए, जो लोगों ने बंद कर दिया आयुष्मान के अंदर ट्रीटमेंट देना, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिल रहा। आपको कहीं से जानकारी है, लोगों को नहीं है, ना ही मुझे कोई जानकारी। लोगों तक और 5 लाख रुपया अब सुन लीजिए ना, 5 लाख से 7 लाख देने जा रहे हैं जी। यहाँ पहली बार आपको पता है बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को वोट डालने का अधिकार मिला, वाल्मीकि समाज को मिला। मैं कह रहा हूँ, मैं रिफ्यूजियों 71 का, मुझे पहली बार मालकाना हक मिला, मेरी कस्टोडियन लैंड थी। इसी तरह 1965 के रिफ्यूजियों को, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों को, सबको मालकाना हक मिला। और इससे भी बड़ी बात है कि बड़ा समाज यहाँ जाट समाज है जिनको ओबीसी दिया गया, 5.5 लाख दिया गया। मैं कह रहा हूँ कि जम्मू में जितना काम होता था ना, इतना करके बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी है भारतीय जनता पार्टी ने इन 5 सालों में। और लोग इतने खुश और उत्साहित थे इस इलेक्शन में। बिल्कुल जन सलाब कैंडिडेट के पास यहाँ हम जलसे करते थे, यहाँ हमारी सभाएं होती थी, वहाँ हमें एक्सपेक्ट होता था कि 200 लोग आएंगे, 500, 600 लोग, पूरा गांव सुनने के लिए। और लोगों ने भरपूर साथ दिया और वोट भी दिया। आप देखेंगे कि हम लोग कहीं पर भी कोई ऐसी किंतु परंतु वाली बात नहीं है, मेजॉरिटी में लोगों ने वोट दिया है। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी का वोट बहुत सेंसिटिव है, लोगों को शायद पता नहीं है, साइलेंट नहीं है। हम लोग पूरा काम करते हैं और लोग दिल से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लाइक करते हैं। सब कुछ हमने देना है, दे भी रहे हैं। प्रीपेड मीटर की तैयारी है, ये सब बातें जो अपोजिशन की थी ना, ये सारे मुद्दे जो हैं धराशायी हो गए। आपको थोड़ा सा
थोड़ी सी भी भारतीय आपको जनता भनक होती पार्टी ना को कि जनता आपके हित के अंदर है, तो आप जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन कर कर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को नहीं बढ़ाते। कोई भी नेता अपने अधिकार क्षेत्र को कभी कम नहीं करता, आपको पहले से ही मालूम है। आप अंदर की बात बात बताना सुन नहीं लीजिए चाहते ना, आप क्योंकि सुन आपकी लीजिए। मजबूरी है, आप एक बेहतर सुन प्रवक्ता लीजिए हैं। ना, सुन लीजिए। चलिए। आप अभी 8 तारीख है, 8 तारीख मुझे दोबारा इनविटेशन है, यहाँ आप आ जाएं, जी। आपको पता चल जाएगा कि शिवसेना को 200 वोट मिला या 250 मिला, मतलब एक सेगमेंट में, इससे ज्यादा नहीं, 200-250 वोटों से ज्यादा नहीं होगा। हमने एंटर करना था, तो एंटर तो डेमोक्रेसी में 10,000 दो ना, कोई भी एंटर कर एक भी सकता वोट है। लेंगे वो भी हमारा गेन है। और भारतीय जनता पार्टी का कम होगा वो हमारे आपका लूज है। हमारे विधायक जो हैं वो भारी भरकम लीड के साथ जीतने जा रहे हैं। पूरा थ्रोट आप सोच लीजिए, लखनपुर से लेके हरियाणा यहाँ स्वर्ण को तक हमारी कोई सीट हारने वाली नहीं है। कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की है, हमारे मूल संगठन ने, सब ने, जितने भी कार्यकर्ता थे उन्होंने भरपूर मेहनत किया और हमने इलेक्शन लड़ी है पूरा जी जान से जी। ये आपको भी मानना पड़ेगा। सोए जी, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि रिजल्ट से पहले ये 5 उम्मीदवारों को नॉमिनेट कर सकते हैं जो डिलिमिटेशन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक होगा, क्या कहेंगे? कॉन्स्पिरेसी है? देखो बात ऐसी है, पहले तो मैं जगदीप जी जो हमारे नहीं, सरबजीत जी जो हमारी बात रखते, जो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बातें चंद इनकी नज़रों में भी लाना चाहता हूं। आपकी बात का भी मैं जवाब दूंगा जी। बात ऐसी है कि जिस तरह से सरबजीत जी बात रख रहे हैं कॉन्फिडेंस से, लेकिन मैं सरबजीत जी आपको एक बात बताऊं कि जम्मू में बहुत कम परसेंटेज में पोलिंग हुई है, इस बात को हमें समझना होगा। 60.2 के हिसाब से जम्मू ईस्ट में पोलिंग हुई है, जहां पे एक समय 64-63 के हिसाब से 2-3% कम पोलिंग होती रही है। वो भी एक निराशा का कारण बन सकता है। आप इस बात को मत सोचिए कि हम जीत की तरफ जा रहे हैं, हमें इस बात की ओर ध्यान देने की जरूरत है। जो आपने 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किया है, जम्मू कश्मीर की जनता उसको भूली नहीं है। जिस तरह से आपने दरबार मूव को बंद किया और दरबार मूव को बंद कर जम्मू के लोकल व्यापार को खत्म किया, लोकल होटल इंडस्ट्रीज को खत्म किया, वो जम्मू कश्मीर की जनता नहीं भूली है। और सबसे बड़ी बात, लखनपुर का टोल टैक्स खत्म कर जो आप कहते हैं लखनपुर से लेकर सोरनकोट, लखनपुर का टोल टैक्स खत्म कर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को आप लोगों ने खत्म किया, वो भी नहीं जम्मू कश्मीर की जनता भूली है। तो इसका जवाब बहुत अच्छे ढंग से आने वाले समय में 8 तारीख को जम्मू की जनता बहुत अच्छे ढंग से आपको बता देगी। बाहू और ईस्ट वाले जीत रहे हैं, फिर इसका मतलब अरे विनोद जी, ये बहुत बड़ा सरप्राइज, ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा आपको। आप विश्वास नहीं कर पाओगे जी, आप विश्वास नहीं कर पाओगे, ये बहुत बड़ा सरप्राइज मिलेगा और जम्मू की जनता बहुत अच्छे ढंग से इनको सरप्राइज देगी जी। जम्मू की जनता भूली नहीं है, जम्मू के नौजवान नहीं भूले हैं। महबूबा के साथ है, SI का स्कैम आप लोगों ने की है, जो पाकिस्तान का आप लोग कह रहे हैं, अगर आप लोग PDP के साथ जुड़ जाते हैं तो नेशनलिस्ट हो जाते हैं, जब PDP से बाहर हो जाओ तो एंटी नेशनलिस्ट होता है। भाई आप लोगों का जो चेहरा है, आवाम को गाली मत दो ना, चुकी है, उनको क्यों गाली दे रहे हो कि वो महबूबा के साथ है, वो पाकिस्तान के एजेंडे के साथ है, ऐसा मत बोलो। आप कश्मीर की बात करो ना, जम्मू के लोगों को क्यों बोल रहे हो? जनता के साथ धोखाबाजी की है। अच्छी बात है आप लोगों ने वाल्मीकि समाज को इख्तियार दिया, अच्छी बात है आपने वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी को इख्तियार दिया। अरे बाबा, जम्मू की ये भी अच्छी बात है कि लोग वोट सारे हमें दे रहे हैं। और जम्मू की जनता का इख्तियार क्यों खत्म किया, क्यों हमारा स्टेट सब्जेक्ट खत्म किया, क्यों हमारा लैंड सब्जेक्ट खत्म किया, सब कुछ जानती है। और 8 तारीख को आपको इस चीज का पता चल जाएगा। बाकी बात रही जो MLA नॉमिनेट करने की बात है, ये भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे ढंग से जानती है। उनको मालूम है कि आने वाले समय में हम जम्मू में सरकार नहीं जो भी होगा कॉन्स्टिट्यूशनल, वो LG साहब को इख्तियार दे दिए उन्होंने, और जो LG साहब को इख्तियार दे दिए ये अपने हिसाब से सेफ जोन में है। इनको पता तब भी हमारी हुकूमत LG साहब के जरिए चलती रहेगी और ये हालात बनते रहेंगे। जी 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 जी, ये कहना है जी। आपसे मैं जानना चाहूंगा कि 239A के तहत जम्मू कश्मीर यूटी चल रही, संचालित हो रही, उसमें LG को इख्तियारात होते ही हैं। अब आपको क्यों आपत्ति है? क्योंकि अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि अधिकार अधिक दे दिए हैं, ये कह रही है कि इससे पहले हम वो करेंगे, 5 जो
सदस्य नॉमिनेट करने वो पहले किए जाएंगे, इस पर भी आपको आपत्ति है? देखिए बिल्कुल आपत्ति के है। कारण पिछले 5 सालों से 5 अगस्त 2019 को लगा यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बना, उस समय याद नहीं आया? हमें तो वादा किया गया, अगर इन्होंने अख्तियार दे दिए इसका मतलब आप सीधा सीधा कह रहे हैं क्या बीजेपी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने वाली नहीं है? क्या बीजेपी की नीयत साफ नहीं है? जो हमारे साथ प्रधानमंत्री जी आकर, माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के माननीय गृह मंत्री जी आकर बार बार जो है हमें लॉलीपॉप दे जाते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को कि बहुत जल्द आपको राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। अगर राज्य का दर्जा देने की आपकी नीयत साफ नहीं है तभी तो आप संशोधन कर माननीय उपराज्यपाल जी के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। और अब देखिए बीजेपी को पता है कि उनको बहुमत आने वाला नहीं है, अब वो 5 सीटों पर खेल करने जा रही है कि 5 सीट हम जो है नतीजों से पहले जो है सरकार बनाने से पहले माननीय उपराज्यपाल जी उनको मनोनीत कर देंगे। मैं तो कहता हूं कि संविधान के अनुसार अगर आप चलते हैं तो उन 5 मनोनीत सदस्यों को वोट का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अगर आप संविधान के अनुसार चलते हैं तो सरकार को यह हक है मनोनीत करने का, सरकार का गठन तो होने दीजिए, इतना तो इंतजार कीजिए, देखिए तो सही अपना रिजल्ट, अपने नतीजे तो देखिए। एक्ट ये कहता है कि इनके पास राइट है, उसके साथ साथ डिलिमिटेशन कमीशन की रिकमेंडेशन जो मई 2022 को आई है उसमें भी ये प्रावधान है। आप प्रावधान का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे थे। प्रावधान का देखिए, हमारा संविधान तो ये भी कहता है कि माननीय उपराज्यपाल जी मनोनीत हैं, किसी पार्टी के नहीं है। मगर क्या ऐसा कहीं देखा गया? आप महाराष्ट्र से लेकर जम्मू कश्मीर तक देख लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर भी जो मनोनीत राज्यपाल थे वहां पर कोर्ट ने उनके बारे में क्या बोला? जब उद्धव ठाकरे जी की सरकार को, शिवसेना की सरकार गिराई गई थी, उस समय वो सीधा सीधा माननीय कोर्ट ने भी उनके ऊपर टिप्पणी की थी। तो ये भी जो मनोनीत सदस्य होते हैं संविधान के अनुसार होते हैं, मगर ये राजनीति लोगों के, सत्ताधारी पार्टियों के इशारे पर काम करते हैं। ये भी तो संविधान के खिलाफ है ना। जो सत्ताधारी पार्टी होगी, देखिए जो जिसकी भी केंद्र में सरकार है, जो माननीय गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, ये सबको पता है। वो सरकार जब कांग्रेस की थी, देख लिए खुद मानने को तैयार है, जबकि ये राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। अरे भाई बात तो सुन लीजिए, राष्ट्रपति का अधिकार ये भी था। कांग्रेस की सरकार में हमारी सैकड़ों सरकारें जो हैं कांग्रेस ने तोड़ी हैं, गिराई हैं, लेकिन वैसा आज तक माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं किया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ने आज तक कभी कोई सरकार नहीं गिराई। कांग्रेस ने जो उनका अरे भाई जो उनका कल्चर था, यहाँ क्यों थोप रहे हो? वो गिराते थे, कांग्रेस के लोग गिराते थे। खरीद लेते हैं, बिल्कुल पार्टियां तोड़ देते हैं, पार्टियां तोड़ के चुनाव निशान, आप थोड़े दिन एक कदम आगे निकले। अरे हम 2 कदम आगे आपकी बात बता देते हैं। 8 तारीख के बाद आप कहोगे कि भाई वो पेटियां चेंज होगी, मशीनें चेंज होगी, या ये हो गया। और सीधी बात बोलो ना कि लोग हरियाणा के साथ महाराष्ट्र का चुनाव करवाने की हिम्मत नहीं दिखा पाया। लोग आपको अभी तक अनाउंस नहीं हुए। पिछले 2019 का, 2014 का, 2009 का चुनाव, 3 दिन के बाद और महाराष्ट्र का आपका जो बहस का मुद्दा है ना, अब नहीं है आपके पास इतना दम कि भाई वो हमारी पेटियां चेंज हो गई, यहाँ ये हो गया, जैसे वहां करते हो। बेसिकली लोगों ने आपकी पेटियां चेंज कर दी। कोई बात हमें मालूम है। बिल्कुल आपको 1 अक्टूबर को मैं खुलासा कर देता हूं आपको। 1 अक्टूबर को चुनाव हुआ था जम्मू की सीटों पर, 40 सीटों पर। परसेंटेज चुनाव आयोग ने नहीं बताई। सरबजीत जी एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और हमारे साथ अभय बकाया अपनी पार्टी से भी जुड़ चुके हैं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका। और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि ऐतिहासिक चुनाव के ऐतिहासिक नतीजे क्या होंगे और कब होंगे। 8 तारीख को सब पता चल जाएगा, लेकिन आज शाम 6 बजे के बाद से एग्जिट पोल में सारी तस्वीर जो आपके जहन में धुंधली है वो क्लियर हो जाएगी। अभय बकाया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अपनी पार्टी के सीनियर नेता है। अभय जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी अभय जी नमस्कार। बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। आप आजकल इस बात को लेकर के बड़े खामोश हैं कि जो एलजी की पावर को इन्हांस किया गया है, जो 5 सदस्य नॉमिनेट करने हैं, विपक्ष तो पूरा इसका विरोध कर रहा है जम करके, तो आप खामोश हैं, वजह? देख विनोद जी, पहले बहुत देर बाद आपसे रूबरू हुए हैं और हमारे बाकी साथी भी आए हैं। आप सबको मेरा नमस्कार जी।
इलेक्शन होने के बाद आज पहली बार हम रूबरू हो रहे हैं। एक अच्छा इलेक्शन हुआ है जिसमें सब पार्टियों ने अपना जोर लगाया है और अब सब पार्टियों का जो रिजल्ट है वो 8 तारीख को चल जाएगा पता। तो जो इलेक्शन हुए हैं पहले दिनों जी, मैं ये तो कहूँगा कि मैनिफेस्टो सिर्फ मैनिफेस्टो निकालने के लिए हुआ। लड़ा इलेक्शन तो इस पे गया कि अगर ये पार्टी आई तो आपके हक खा जाएगी, अगर वो पार्टी आई तो आपके हक खा जाएगी। तो मुद्दों पे तो इलेक्शन मुझे लगता हुआ ही नहीं, डेवलपमेंट पे इलेक्शन हुआ ही नहीं। अब लोग, मेरे को जहां तक लगता है, उन लोगों को सपोर्ट और वोट करेंगे जो इस दौरान, इस 10 साल और 5 साल खासकर जो एब्रोगेशन के बाद हुए हैं, जो लोग उनके साथ रहे, उन लोगों के दुख सुख में रहे, मुझे लगता है लोगों ने उनको वोट किया होगा। 8 तारीख को आप ये देखेंगे काफी सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। जहां आपने कहा कि 5 MLAs की बात, ये 5 नॉमिनेशन की बात हो रही है और नॉमिनेशन आपने कहा, हमने कुछ कहा नहीं क्योंकि इसमें हमारा कहना बनता ही नहीं है। ये सरकार का डिसीजन होगा, या तो जब 8 तारीख का रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या सिस्टम बनेगा। एक र्यूमर चला है कि ये पहले ही नॉमिनेशन कर देंगे, मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है। तो हमको र्यूमर पे नहीं जाना चाहिए। जब ये चीजें होंगी तो हम उस पर आप हमारा रिएक्शन जरूर देखेंगे। अबे जी, उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट आई है कि चीफ मिनिस्टर की पावर को कर्टेल करना चाहती है सरकार एक साजिश के तहत। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? सर, उमर साहब की स्टेटमेंट पहले तो यही आ रही थी कि इस सीएम में कोई पावर ही नहीं है तो मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ूंगा। तो उसके बाद वो 2-2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब वो फिर से बोल रहे हैं पावर नहीं है, तो मुझे नहीं समझ आता क्यों ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। वो तो पहले ही उनको पता था कि वो इसमें पावर नहीं है, इस सीएम में। तो उन्होंने पहले ही कहा था इस सीएम में पावर नहीं है पीएम को ट्रांसफर करने की, और मैं उस पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो अब ये रिजल्ट्स आने वाले हैं, उससे पहले ये फिर से वो बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, ये वो बेहतर जानते हैं। तो मुझे लगता है कहीं शेकी ग्राउंड पे खड़े हैं। तो जैसे मैंने कहा कि सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आपको 8 तारीख को मिलेंगे। जी, अब आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ। मैं सरबजीत जी के पास चलता हूँ। सरबजीत जी, आपने तो रिश्ते रखे ही नहीं है। अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तो जाएंगे किसके साथ? देखिए, ऐसी कोई संभावना नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है और उसमें जम्मू का मुख्यमंत्री होगा। ये भी एक खुशी की बात है। जो हमारा एजेंडा था कि जम्मू से मुख्यमंत्री होगा और जम्मू का मुख्यमंत्री होगा, ये हमारे एजेंडे में था, हमने लोगों को बताया है। बाकी किंतु परंतु ये लोग करते रहेंगे, लेकिन जितनी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और लीडर्स ने सीरियसली इलेक्शन लड़ा। और देखिए, ये एक ऐसा इलेक्शन था, ये बहुत बड़ा उत्सव था और सभी पार्टियों ने मिलके सबने जोर लगाया है। अब लोगों ने जो मैंडेट दिया है वो सारा आपको 8 तारीख को पता चल जाएगा। 8 तारीख को मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने जा रही है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, क्योंकि लोग हमारे साथ हैं। आज कश्मीर का भी बच्चा जो है वो चाहता है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो फिर क्यों झिझक जाता है या हिचक जाता है, ये बात समझ नहीं आती है उनको। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो उमर फारूक है, फारूक अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला, ये लोग उनको कहीं ना कहीं उनको एक गलत रास्ते पे भड़का देते हैं और इनकी बातें सुनी जाती हैं। आप इंडिविजुअली कश्मीर में किसी से भी पूछिए, आज वहाँ जैसे ट्रेड बढ़ा है, वहाँ टूरिस्ट बढ़ा है, वहाँ इतनी बड़ी टूरिस्ट वहाँ पर आज 2 महीने तक 3 महीने तक पूरे होटल बुक हैं। तो मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी चेंज आई है। वो जहाँ पाकिस्तान का कैलेंडर चलता था, रोज वहाँ बंद रहता था, वहाँ के नौजवानों की हत्याएं हो रही थी, लोग मिलिटेंसी में जा रहे थे, कूद रहे थे। और सबसे बड़ी बात है, कल ही बयान आया है कि सिर्फ 80 लोग हैं जो मिलिटेंट हैं पूरे जम्मू कश्मीर में। जी। ये इंटरनल सिक्योरिटी ने ये बात यहाँ कहनी नहीं चाहिए। 80 से ज़्यादा लोग नहीं हैं जो अभी जम्मू कश्मीर को इसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और बहुत जल्दी सिक्योरिटी फोर्सेस मुझे लगता है कि उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। और आप देखेंगे यहाँ जैसे पहले, आज कश्मीर में हम बड़े फख्र के साथ लाल चौक जा सकते हैं, पूरे कश्मीर में घूम सकते हैं। तो ये माहौल बनाने में भारतीय जनता पार्टी को 5-7 साल लगे। ये सब लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं और आज लोग खुश भी हैं कि वाकया ऐसा माहौल जो हमने कभी सोचा भी नहीं था सपने में, कभी कश्मीर ऐसा बन पाएगा जब वहां खून की होली खेली जा रही थी। तो ये सारा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की मंद मुस्कुरा रहे थे जब
सरबजीत जी बोल रहे थे कि प्रत्येक बच्चा चाहता है। मैं वही सोच रहा हूँ कि वही हमारे जो शिवसेना जी के जो प्रवक्ता हैं वही इनकी बात याद आ गई मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कि बच्चा जानता है। अरे भाई ऐसी बात होती बच्चा जानता है तो आप 5 में से 2 सीटों पे क्यों इलेक्शन लड़े? अगर बच्चा जानता था और सबसे बड़ी बात है वो बच्चा जानता था वो 3 सीटों पर जिसको आपने सपोर्ट की थी बल्ला बैट वाले को तो उनकी तो जमानतें जब्त हो गई थी। ये कौन से बच्चे जानते हैं? तभी तो मैं कह रहा हूँ ये वही लोग हैं जो 400 की सीट पार की बात करते थे तो आगे 240 की बात। विधानसभा की बात सरजीत जी बात ऐसी है, सच्चाई पे चलना सीखो, सच्चाई पे चलना सीखो। आप लोगों ने जो धोखेबाजी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ की है उस समय जम्मू कश्मीर की जनता आपको वापस देगी। और जो आप बार कह रहे हैं कि हमारी सरकार, हम डंके की चोट पे कहते हैं सरकार अगर बनेगी वो पीडीपी की बनेगी और वो लोग आएंगे जो 370 के हक में होंगे और आने वाले समय जम्मू कश्मीर की जनता का होगा और उनके हकों का होगा। ये बात मैं कहना चाहता हूं। शर्मा साहब कहीं जोर शोर से ये नहीं कह देना कि यहाँ पर सरकार बनेगी और शिवसेना की बनेगी। हम बोलने में क्या फर्क पड़ता है? अरे आप लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनी जो 5 सीटों पे 2 सीटों पे लड़ रही है, 5 सीटों पे 2 सीटों पे लड़ी और 3 सीटों पे जमानतें जब्त हुई। तो ये लोग कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं तो कहने का मतलब है ये मुंगेरी लाल के हसीन सपनों वाली बातें हैं। आप जनता को मत बताइए, जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। जनता ने जो असलियत आपकी देख ली है, आपका दोहरा चित्र देख लिया हुआ है, अब जनता बहुत अच्छे ढंग से आपको बताएगी। वही बात है, यही मैं कह रहा हूं कि जनता आपको बड़े अच्छे ढंग से बताएगी आप कहां पर खड़े हैं। आपकी 90 की 90 सीटों में मुझे नहीं लगता 2-4 छोड़ के आपकी जमानतें बचेंगी। चलो ये तो वक्त बताएगा सरकार जी, ये तो वक्त बताएगा। देखो झूठ बोलने का ठेका तो सिर्फ बीजेपी के पास है, वो बिल्कुल सफेद झूठ। 90 सीटों पर लड़के दिखाते ना, उम्मीदवार उतारते। अगर जम्मू कश्मीर में इतना बेहतर काम किया है, वो 27-28 सीटें छोड़ क्यों दी आपने? वो किसको दे दी? आप क्यों अगर आप जम्मू कश्मीर के नाम पर पूरे देश में आप यहाँ बहस में आए हो तो यहाँ तो आपके पास कुछ भी नहीं है। अरे भाई हमारे अलायंस पार्टनर हैं। कहां से सरकार बनाओगे? के साथ किसके साथ? जमाते इस्लामी के साथ सरकार बनाओगे क्या? अरे भाई ये या इंजीनियर रशीद के साथ जो है अलगावादी नेताओं के साथ सरकार बनाओगे। एक पाकिस्तान का एजेंडा चलाने वाले जो हैं एक तरफ हम पाकिस्तान में नहीं आ रहा हूं, पाकिस्तान में नहीं आ रहा हूं, हमने नहीं दिया। हम यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, 15 सालों जम्मू के का बाद मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं सरकार और के पूरा मंत्री क्लीन स्वीप जम्मू से करने जा रहे हैं। ये सच्चाई है। से सुन लीजिए, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया, अभी आपकी पोल खोल देते हैं। शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेके जा रहे हैं आपके विदेश मंत्री, देश के विदेश मंत्री जा रहे हैं, कितने सालों बाद जा रहे हैं? आप तो पाकिस्तान के साथ बातचीत के बिल्कुल भी हक में नहीं है। अब विदेश मंत्री जी को आप पाकिस्तान भेज रहे हैं शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए। अरे कहां है आपका दोहरा चरित्र? अगर पीडीपी और एनसी अगर कहीं ये मांग कर लेते कि यहां शिखर सम्मेलन से यहां से विदेश मंत्री, अरे जम्मू कश्मीर का यहाँ जिक्र हो गया तो वहां अगर कोई बात होगी तो तौबा मचा दी होती है। वहां फॉरेन मिनिस्टर भी जा सकता है। ये कौन सी बात होगी? संबंधों पर पूर्ण विराम लगेगा? पूर्ण विराम लगा है बांग्लादेश में हमने उसकी बोलती बंद कर दी। पाकिस्तान की सबसे बड़े आज बंदूकें सारी साइलेंट हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर साइलेंट है, लोग खुश हैं बॉर्डर के लोग। आपको पता ही नहीं है, आप शहर में बैठे नीचे जाइए, अरे गांव में जाइए, बॉर्डर पे जाइए, कठुआ नहीं जा सकते, रियासी नहीं जा सकते, उधमपुर नहीं जा सकते, दाएं बाएं की बातें सुन लो ना फिर। अरे आपके आपने जब बोला मैंने नहीं बोला। जिस दिन प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पहुंचे थे आतंकवादी हमला हुआ जी, जवानों ने शहादत दी। अरे भाई आप जम्मू बात संभाग सुनते में ही हो। हुआ शांति प्रिय इलाका होता था, जम्मू संभाग के अरे भाई ये 70 साल से जो यहाँ जहर फैला है। हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी, सीनियर सहयोगी ऋषि खजूरिया हमारे से जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये आप मानते हैं कि ये चुनाव ऐतिहासिक है? ये हम सब जानते हैं, बार बार इस पर चर्चा भी होती है। और आपके जिले में 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जिसमें सांबा, विजयपुर और रामगढ़ है। क्या बदला हुआ मिजाज इस चुनावों में आपने देखा? आपका अनुभव क्या कहता है? कितना बदला हुआ चुनाव था ये? बिल्कुल विनोद जी, धारा 370 को तोड़ने के बाद ये पहला चुनाव था जम्मू कश्मीर का, जो कि 10 साल के बाद ये विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए
और यहाँ पर सबसे पहले जो अहम मुद्दा रहा, मैंने तीनों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाके देखा, वो चाहे रामगढ़ हो, सांबा हो या फिर विजयपुर हो, यहाँ पर पहली बात एक तरफ से यही गूंजती नजर आई कि ये जो चुनाव है ये राष्ट्रवाद वर्सेस ऐसी ताकतें हैं जो धारा 370 को अभी भी सपोर्ट कर रही हैं, जो धारा 370 को अभी भी वापस लाने की मांग कर रही हैं। शायद आपके साथ कांग्रेस के एक प्रवक्ता होंगे, मैं उनसे भी ये पूछना चाहता हूं कि हमने भी आपके एक उम्मीदवार से ये पूछा था कि धारा 370 को लेकर आपका स्टैंड क्या है, तो उनके उम्मीदवार ये कहते हैं कि भाई मुझे 370 से कोई लेना देना नहीं है, यानी अभी भी कोई अपना वो स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। तो 370 को लेकर क्यों फिर मुद्दा बनाया गया इस चुनाव में, ये अहम जो बात है ये देखने को मिली। वहीं अगर बात करें तो तीनों इन जिलों में हमने मुद्दों को लेकर जब बात की लोगों के साथ, तो लोगों ने ये कहा कि ये बेरोजगारी को दूर करने के लिए हमने इन चुनाव में जो वो हिस्सा लिया है, बेरोजगारी दूर हो, युवाओं को नौकरियां मिले। इसी के साथ सांबा का एक बड़ा इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर है, यहां पर लोकल जो युवा है उनको जॉब मिले एज कंपेयर जो कि बाहरी राज्यों के लोग यहां पर आकर काम कर रहे हैं, तो उनकी बजाय यहां की लोकल जो युवा है उनको ज्यादा तवज्जो दी जाए। इसी के साथ बॉर्डर के इलाकों का जिक्र करें तो बॉर्डर के इलाके जिसमें फेंसिंग के आगे की जमीनें जो है उसका उक्त मुआवजा जो वो तमाम उन किसानों को मिले जो जमीनें लगातार बंजर हो रही हैं। ये तमाम इन मुद्दों को लेकर चुनाव जो है ये हुआ। यहाँ के लोगों ने ऋषि आपको रोकूंगा, और एक इस चुनाव में एक मुद्दा नदारद रहा, ये अच्छी बात है। हर बार चुनावों के दौरान जो बैठ है उन लोगों की डिमांड रहती थी कि सेफर प्लेसेस में 5-5 मरले के प्लॉट दिए जाएं, और नेता छाती ठोक के कहते थे कि हमारी सरकार आई तो हम 5-5 मरले के प्लॉट आपको सेफर प्लेसेस में देंगे। लेकिन आज वो नहीं है, यानी ये क्रेडिट सरकार को जरूर जाता है कि सरहदें अमन है, शांत है सब। बिल्कुल, हमने बॉर्डर पर ग्राउंड पर जाकर देखा है, सरहदें बिल्कुल शांत हैं। और हम जो पहले हालात देखा करते थे, हम जब चुनाव को कवर करने के लिए जाते थे तो हमें मना कर दिया जाता था कि इस लिमिट के आगे आप जो है नहीं जा सकते, या इसी के साथ जब हम बॉर्डर के कोई ऐसी कवरेज के लिए जाते थे तो हमें मना कर दिया जाता था। 5-5 किलोमीटर पीछे जो वो लोग आ जाते थे। लेकिन उसके बाद जब हालात इतने ज्यादा बिगड़े तो यहां पर यह कहा गया था कि 5-5 मरले के प्लॉट देंगे। लेकिन जब सीज फायर हुआ, सीज फायर के बाद जब हालात धीरे धीरे बदलना शुरू हुए, जब वहां पर बंकरों की सुविधा मिलना शुरू हुई, और आज हालात ये है कि बॉर्डर पूरी तरह से शांत है, और अगर कोई ऐसी घटना होती है तो हमारे बीएसएफ के जवान हो या हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी जवान वहां पर तैनात है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो ये हालात बदले हैं। मुझे लगता है कि ये मुद्दा कहीं ना कहीं इसीलिए नदारद रहा क्योंकि बॉर्डर इस समय पूरी तरह से शांत है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे मुद्दे जिनको आधार बनाकर लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है, तो लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो भी सरकार अब जो है 8 अक्टूबर को जब नतीजे सामने आएंगे उसके बाद जो सरकार आएगी तो सरकार इन तमाम मुद्दों के ऊपर गौर करके इन मसले मसाइल का हल करेगी। लेकिन ये राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र विरोधी ताकतों के बीच में ये चुनाव है जो लोग यहां अभी भी लगातार कहते नजर आए। ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और एटलीस्ट जो मुख्य मुद्दे थे जिला सांबा के उस पर उसमें रोशनी डाली है। लेकिन सोई जी कहीं कहीं तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि सरहदें शांत हुई हैं ड्यू टू एनडीए गवर्नमेंट, एनडीए रजीम। देखो बात ऐसी है कि एनडीए गवर्नमेंट ने जो काम किए हैं इसमें तो मुफ्ती साहब का बहुत बड़ा रोल है। आपको इस बात को समझना होगा कि 2002-3 में जब पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत जम्मू में रही थी तो केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी साहब की हुकूमत थी। तब हमारा एक ही मकसद था, ना ग्रेनेड से ना गोली से, बात बनेगी बोली से, उसी को लेकर चले थे। हमने रास्ते खोलने की बात रखी थी, हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर में शांति आए। और सबसे बड़ी बात आपने जब आपके प्रवक्ता जी जब आपके जो मीडिया के जो वो बात रख रहे थे तो सांबा की इंडस्ट्री की बात भी चली। यहाँ के जो लोग चाहते हैं कि लोकल इंडस्ट्री के लोकल लोगों को इंडस्ट्री में मौका मिले, तो उस समय 2002-3 में इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी जिसमें 70% जम्मू की जनता को इंडस्ट्री में लिया जाएगा, तब जाके इंडस्ट्री वालों को सब्सिडी दी जाएगी जी। ये पॉलिसी हम लोगों ने उस समय की बनाई हुई थी। और आज के समय में आप देखो क्या हालात हैं। आज के समय में जो शांति आपको दिख रही है ड्यू टू मुफ्ती साहब, उन्होंने ये सारे प्रक्रिया चलाई थी। उन्होंने इस प्रक्रिया के मद्देनजर आज आपको पूरे बॉर्डर में शांति दिखाई दी है। और जो इंडस्ट्री पॉलिसी में जो हालात खराब हुए हैं
जी उसके जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। लोकल इंडस्ट्री खत्म हो गई, समाज स्केल इंडस्ट्री को इन्होंने खत्म किया। आज वो लोग हो गए हैं कि जम्मू की जनता समाज स्केल इंडस्ट्री में, अरे सुन लीजिए सरजीत जी, ये सच्चाई की बातें हैं, अरे सच्चाई की बातें हैं। अरे लोग अरे आप लोगों ने क्या कहेंगे, सुनेंगे तो क्या कहेंगे, जम्मू का बेड़ा गर्क कर दिया है। आप इस बात को, सच्चाई को समझें। अरे मुफ्ती साहब ने यहाँ से जो बॉर्डर खोले थे ना, यहाँ से जो हमारी सब्जियां फरूट जाती ना, उसमें वापस बरूद आता था, गोले आते थे, आपको पता ही नहीं है। अरे आपको पता ही नहीं है, पूरा हुआ है। ऐसे ही फालतू बातें करते जा रहे हो, मतलब ही नहीं है। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शांति लाई है। अरे आपसे सर्टिफिकेट नहीं लेना। एक बात और, एक सवाल, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर क्या सरहदों को शांत कर सकता है? कैसी बेहुदा अरे यही तो विनोद जी, आप बात को पूरी अच्छे ढंग से सुना नहीं। मैंने क्या कहा जी, मैंने कहा कि बीजेपी, पीडीपी और कांग्रेस की हुकूमत स्टेट में थी और केंद्र में एनडीए की हुकूमत थी, तभी जाकर ये सब चीजें हुई थी। सब बहुत मैं ये कहता, अटल बिहारी वाजपेयी की समय की बात कह रहा हूं। टेन्योर देख आप लीजिए, देखिए अब क्या हो रहा है। जब आपसे छुटकारा पाया ना, उसके बाद शांति हुई। दिल्ली जाकर, अरे जब सरकार टूटी है ना, महबूबा को बाहर निकाला है, उसके बाद शांति हुई है। अब अरे भाई देश को देखो, जब आपकी हुकूमत थी ना, जब आप पाकिस्तान का एजेंडा चलाते, उसी से दुखी हो गए किया है, एलजी का राज जवाब आने वाले समय में आपको मिलेगा। और मैं पूरे डंके की चोट में अभी भी कह रहा हूं कि आप जीत नहीं पाओगे, ना ही आपकी सरकार बन पाएगी, इतना मैं कह सकता हूं। चलिए विनोद जी, आपकी सब जगह जमानतें जब्त हो रही हैं, आपने तो देखा है करीब से, वाकई में सरहद शांत हुई है। देखिए सरहद शांत हुई है, बिल्कुल शांत हुई है। और तो आप इसका क्रेडिट क्रेडिट देते? सरकार को क्यों दे रहे हैं? देखिए सरहद शांति हुई है क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले भी सुरक्षा हमें तो कर्मी थे, अभी भी खबरें जब आती हैं उनको कि गोली चलाने का हुक्म नहीं था। उल्लंघन हो अरे रहा है, पहले भी कोई पाकिस्तान फौज कई थी। बार। और आप अगर सरहदें शांत हुई साहब, है पहले तो भी क्या कोई फौज हमारी थी ना? सड़कें, जम्मू संभाग की हमने कोई बाहर से अलग से फौज थोड़ी लाई है, वही फौज थी। अरे सुन तो लीजिए, जम्मू संभाग आज की सड़कें भी सेंटर तो शांत हुई है। में प्रधानमंत्री पिछले मोदी जी 18 का महीनों में 40 जो चेहरा है, हमले जो उनके जम्मू काम संभाग की है, सड़कों पर वो हुए हैं। पाकिस्तान की उसका कमर जिम्मेदार तोड़ी कौन है। क्या उसके लिए सरकार जिम्मेदार आज नहीं वो है? डरते हैं, सरकार डरते उसके हैं। जिम्मेदार है। एक बात सुन लीजिए, 15 से ज्यादा हमारे कठुए जवानों की में- शहादत हुई कठुए है, में उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसका सरकार जवाब उसकी कौन जिम्मेदार देगा? नहीं है? जो अगर सरहद कठुए से शांत लेकर होने पर भाई जो अच्छे काम है, तो जो अच्छे काम है, वो तो आपको दिखाई नहीं देते। पता नहीं कहां से इक्का दुक्का उठा के ले आते हो आप। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद फिर आपसे चर्चा करेंगे। अबे बकाया को भी जोड़ेंगे जो अपनी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी विनोद जी। जी अभिजीत, सवाल ये है कि आपने जब अपनी पार्टी का गठन किया तब सभी सियासी गतिविधियां जम्मू कश्मीर में बंद थी और आपको एक अपेक्षा थी, उम्मीद थी कि भाई विधानसभा के चुनाव आएंगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आपने जो आप पर आरोप लगते रहे, अपनी पार्टी पर लगातार निरंतर आरोप लगते रहे कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है, उस बात ने आपको कितना डैमेज किया? देखिए विनोद जी, जब हमारे को पार्टी बनानी पड़ी तभी इसीलिए बनानी पड़ी थी क्योंकि इन जो यहाँ पे रिवायती पार्टियां हैं, इनसे बहुत लोगों को उम्मीद थी, क्योंकि इतने साल इन्हीं पार्टियों को लोगों ने सपोर्ट किया था, वोट किया था। पर जब ये 370 टूटा तो कुछ लोग तो नजरबंद थे, बाकी लोगों ने अपनी नजरें बंद कर ली, ये लोग बाहर नहीं निकले। उस टाइम पे अल्ताफ बुखारी साहब को और अपनी पार्टी के लीडर्स को बाहर निकल के अपनी पार्टी बनानी पड़ी, क्योंकि हमें तब पता था कि 370 इन्होंने डेमोक्रेटिकली तोड़ लिया है और लीगली फाइट होगा, उसमें हमारा कोई रोल नहीं था। बट हमारा रोल था लोगों की आवाज उठाना और लोगों के मसले मसाइल हल करना। अगर आप विनोद जी देखिए, बड़ी शॉर्ट मेमोरी होती है लोगों की, अगर हम तब नहीं निकलते ना तो जॉब की सुरक्षा हमने उस वक्त लाई, ऑर्डर लाके वो नहीं मिलती। जो लैंड की सुरक्षा लाई हमने ऑर्डर लाके, वो नहीं मिलती। वो हमने लाई, वो क्रेडिट अल्ताफ बुखारी साहब को जाता है, चाहे ये पार्टियां कुछ भी बोले। और इन पार्टियों का तो ये बड़ा आसान से रहा है, जब भी कोई इनके खिलाफ कोई वहां पे खड़ा होता है, उसको बी पार्टी, सी पार्टी, डी पार्टी बोलते हैं या फिर एजेंसी का नाम दे दिया जाता है, क्योंकि इनकी जब इनको लगता है कोई हमारी टक्कर में आ गया है तो बस उनको ऐसे ही नैरेटिव खड़ा करो और उस पर उनको नुकसान पहुंचाओ, जिससे हमारे को डेफिनेटली नुकसान हुआ। जैसे आपने कहा कि हमारे को इन्होंने नैरेटिव पे चलाया, बट हमने सच की राजनीति की। हमने जो भी कहा
कि जो भी हमारी मसले और मसाइल हैं, अगर जख्म दिया दिल्ली नहीं तो मरहम भी वही लगाएगा। उसी पे हमने बात की और हमने जो बातें की, हमने होम मिनिस्टर साहब से बात की, प्राइम मिनिस्टर साहब से बात की। इन पार्टियों की तरह नहीं, आज कभी बोलते हैं हम इलेक्शन लड़ेंगे नहीं, कल फिर इलेक्शन लड़ेंगे, और आज भी इन लोगों ने इलेक्शन लड़ा है 370 की बात करते हुए। अभी भी वही बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की एजेंडा अभी भी इनके पास नहीं है। ये सिर्फ 370 की बात करके लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि अगर बीजेपी आ गई तो बीजेपी तबाह कर देगी, ऐसा कर देगी, वैसा कर देगी। डेवलपमेंट की कौन सी बात? रोजगार की बात की। अबे जी आपसे मनीष साहनी सवाल पूछना चाहते हैं जो उद्धव ठाकरे गुट से हैं। अबे जी आप भी तो जनता को गुमराह कर रहे हैं धारा 370 को लेकर। क्या धारा 370 इतिहास बन चुकी है, ये मानने को तैयार नहीं है आप लोग? और दूसरा, दो सवाल है एक साथ सुन लीजिएगा। अगर आपकी जो है जनता जनार्दन आपको कुछ सीटें जताती है तो आप किस पार्टी को समर्थन करेंगे, इसका खुलासा जरूर कर दीजिएगा। देखिए, जैसे आपने कहा 370 के बारे में हमारा बिल्कुल पहले से स्पष्ट एक स्टैंड था, वो आज भी वही है कि 370 डेमोक्रेटिकली टूटा गया था, लीगली फाइट हुआ था, उसके बाद लीगली उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ठप्पा लग चुका है कि अभी फिलहाल खत्म हो गया, तो हमें उसी के साथ जाना है। हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते, और ये जो पार्टियां बोल रही है लाएंगी, ये हमारा डोमेन में नहीं है। अगर सुप्रीम 370 देगा तो पार्लियामेंट देगा, तो यहाँ की पार्टीज का क्या है? आप देखिए, जो पार्टीज यहाँ पर यही बात कर रही थी, उन्हीं के एक लीडर ने बाद में किसी इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया कि अगर हम ये कह के करेंगे कि ये असेंबली लाएगी तो हम धोखा दे रहे हैं। तो वही तो धोखा दे रहे हैं ये लोग। इस असेंबली से कैसे ला सकते हैं ये 370? आप जवाब दीजिए मुझे। नहीं, आप इसके हक में है ना कि 370 हटा तो बहुत बेहतर हुआ जम्मू कश्मीर के लिए। आप भी इसके हक में हैं कि एक देश एक संविधान एक निशान होना चाहिए। देखिए, ये एक देश एक निशान, ये एक पार्टी का मैनिफेस्टो में था, उन्होंने वो जब मेजोरिटी में आए उन्होंने वो तोड़ दिया। 370 टूटा है, उसमें हमें भी डेफिनेटली गम हुआ है, दुख पहुंचा है, क्योंकि इतने साल से रियासत को यूटी बना दिया और 370 हमारे को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था और इतनी देर से हमारे पास था, उसका डेफिनेटली हमको दुख हुआ है। पर अब ये डेमोक्रेटिकली टूटा गया, सुप्रीम कोर्ट की इसमें मोहर लग गई, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी पार्लियामेंट के डोमेन में ये करे, यहाँ बैठ के हम बोलेंगे हम 370 वापस ला सके तो हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं, जैसे ये पार्टीज कर रही हैं, लोगों को इमोशन से खेल रही है उनके। क्या बीजेपी के एजेंडे के हक में है अपनी पार्टी, जो बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ किया धारा 370 हटने के बाद? देखिए 370 टूटना इनके मैनिफेस्टो में था, हमारी स्टेट को यूटी बनाना मैनिफेस्टो में नहीं था। जो जम्मू कश्मीर के साथ जो है वादे किए गए थे, उसमें तो सुनिए, उसमें तो हमने इनको आड़े हाथ हमेशा लिया है ना। जो यहाँ पे आज युवाओं का हमारे हाल है, नौकरियों के मामले में जो सिर्फ हमको यहाँ पे स्कैम मिले, उसके लिए हमने हमेशा बात उठाई है। जो बजरियों के यहाँ पे इतना रेट हो गया, हमने उसकी हमेशा स्कैम उठाई है। जो भी यहाँ पे गलत नीतियां हुई हैं बीजेपी की तरफ से, हमने उस पर हमेशा आवाज उठाई है। पर हम उनमें से नहीं है कि अगर बीजेपी ने कुछ अच्छा किया तो हम क्रेडिट नहीं देंगे। जस्ट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, वो नहीं चलता है। अगर बीजेपी सरकार ने या एनडीए सरकार ने कुछ अच्छा किया तो उसको हमको मानना पड़ेगा। आज जम्मू कश्मीर में अमन है, इसको हमने मानना पड़ेगा। आज हमारे सिक्योरिटी फोर्स वाले सुबह निकलते थे, उनको डर लगता था शाम को वो सही सलामत घर पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। आप कश्मीर पे जाके पूछिए, आज उनको उसकी वो परवाह नहीं करनी पड़ती है। तो जहां पे उनका एफर्ट है और जो उन्होंने अच्छा किया वो अच्छा किया है, जहां बुरा किया वो उसको बोलना पड़ेगा। हम दोगली सियासत नहीं करते जनाब, हम सच की सियासत करने निकले हैं और उसी पे हमने वोट मांगा है। लोगों को गुमराह करके वोट मांगना बड़ा आसान है, बट हमने आज तक जो 4 साल में सियासत की वो सच पे की है, लोगों को इनका चेहरा दिखाया है। अब लोगों पे है वो गुमराह होते हैं कि जो मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखे गए हैं वो उनको डिसाइड करना है। चलिए अभय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैनिफेस्टो अगर हमारा कबूल कर लेते हैं सब तो हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, तो ये जो स्टेटमेंट पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की आई है कि हमारी भी वही लाइन है, हम भी उसी लाइन को टोक करते हैं 370 और 35 को लेकर के, जो कांग्रेस ने और एनसी ने टोक की है। देखो विनोद जी, बात ऐसी है, पाकिस्तान क्या बोलता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। खासकर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर को एक अखाड़ा बना के रख दिया है। सुन लीजिए, अखाड़ा बना के रख दिया हुआ है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में बदनाम करके रख दिया हुआ है। ये भी बात मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जम्मू कश्मीर को स्टेट सब्जेक्ट के, देखो हमारे पास था क्या, परमानेंट सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका था, और सबसे बड़ी बात है प्राइम मिनिस्टर सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका था। बच्चे दो चीजें थी ना, एक स्टेट सब्जेक्ट और लैंड सब्जेक्ट, और क्या था हमारे पास, लेकिन वो भी इन लोगों ने हमसे छीन लिया। इस करके भारतीय जनता पार्टी ने जो जम्मू कश्मीर को पूरे भारत में
मतलब बदनाम करके रखा है, वही हालात पाकिस्तान ने बनाए। आज वो हालात बन गया है कि जम्मू कश्मीर की जनता को, इतनी बड़ी स्टेट को यूटी में तब्दील करके रख दिया, लद्दाख को अलग कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया। आज लद्दाख के लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, देखा वहां पे प्रोटेस्ट शुरू हो गया। वैसे समय आ जाएगा जम्मू कश्मीर की जनता का भी। इतना मैं आपको बता दूं, मजा रहता था, पत्थरबाजी होती थी, आप बंद की कॉल करवाते थे और हुर्रियत को अपील करने के उनके कैलेंडर को फॉलो करते थे। अरे बाबा, कोई कैलेंडर किसी को कोई फॉलो नहीं करता है। आप मुझे बताइए, जम्मू में कभी पत्थरबाजी हुई? चिनाब वैली में कभी पत्थरबाजी हुई? पीर पंचाल में कभी पत्थरबाजी हुई? और कश्मीर में अगर एक दो डिस्ट्रिक्ट में अगर पत्थरबाजी, उसको आप पूरे जम्मू कश्मीर में लेके चलते हो, यार जस्टिफाई कर रहे हो आप पत्थरबाजी, उसको आप जम्मू कश्मीर में लेके चलते हो। ये जो चीज है, पत्थरबाजी को भी ये जो चीज है, मैं बार बार क्यों कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर को बदनाम करके रख दिया है और आज वो हालात बना दिया जम्मू कश्मीर के। और यार हमारे स्टेट सेपरेट खत्म कर दिया और लैंड सेपरेट खत्म कर दिया इन लोगों ने, बेड़ा गर्क कर दिया जम्मू कश्मीर का। सुन लीजिए जी जी। देखिए, मैं बहुत कम आज बोला क्योंकि दोनों भाई साहब कोई बेसिक कोई मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं जी। ये ऐसे हवा मुद्दे तो इन्हीं के पास थे, मैं आपको दावे से कह रहा हूं। अरे सुन लो, जो कहते थे कश्मीर की जनता हमें बहुत प्यार करती है, जो कहते कश्मीर की जनता हमें बहुत प्यार करती है, चल जाएगा 8 तारीख कश्मीर की जनता आपको कितना प्यार करती है। जो कहते हैं कि 5 सीट की जगह 2 सीटों पे लड़े, अरे मुद्दे तो आप लोगों के पास ही नहीं रहे। बात सुनिए, आप लोगों ने तो बेड़ा गर्क कर दी है। आपको मुद्दे कहाँ रहे आप लोगों के पास? मुद्दे तो हम लोगों के पास है। समाज मीटर आप लोगों ने दिए, प्रॉपर्टी टैक्स आप लोगों ने दिए, वाटर टैक्स आप लोग देने जा रहे हैं, क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों ने? स्कैम आप लोगों ने दिया, एपटेक कंपनी आप लोगों ने दी, क्या कुछ नहीं दिया आप लोगों ने? बात तो करने दीजिए। चलिए सरबजीत जी, आपको कम समय विनोद जी, बहुत कम मैं इसलिए बोला कि जो एक होता है ना हवाई प्लान, जिसका कोई मतलब नहीं है, धरातल पर कोई ऐसी बात है नहीं जो ये कह रहे हैं, दूर दूर तक कोई सच्चाई नहीं है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि आज का जो मुद्दा है, 6 बजे एग्जिट पोल आ जाएगा जी। एग्जिट पोल पे भी हम यकीन करें ना करें, क्योंकि 8 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, 8 तारीख को रिजल्ट आ रहे हैं, 3 या 4 दिन रह गए हैं। तो ये भाई साहब इतने उतावले क्यों हैं, उत्साहित क्यों हैं, इनको पता चल जाएगा कश्मीर में। अरे सुन लो, आप लोग कह रहे हो सरकार बना रहे हो ना, अरे हम सच्चाई दिखा रहे हैं। तुमने सच्चाई दिखा रहे हैं। आपकी 2 सीटें, आप मुद्दों की बात करते हैं, आप लोगों ने लाया या नहीं लाया? फालतू बातें आप लोगों ने लाया या नहीं लाया? ऐसा स्कैम आप लोगों ने किया या नहीं किया? सरकार जम्मू के नौजवान आपको जवाब देंगे, आपको अच्छे ढंग से जवाब देंगे। आपको पता चला ना तिरंगा उठाने वाला आपको पता चल जाएगा, आपको पता चला ना कश्मीर में तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, आपको पता चल जाएगा। जिस पाकिस्तान में चले जाएंगे, तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं है, लाल चौक में कोई खड़ा नहीं हो सकता। यही बातें करके आप सरकार को जवाब देंगे। अरे बात तो सुनना, आपकी लीडर ने क्या कहा था वो बात करो। आप अपने से क्यों वो फिलॉसफियां मार रहे हो? जो आपकी नेता है, जब आपके पास जवाब नहीं होगा, अरे जवाब तो आपकी, आप लोगों ने तो आपकी बेतुकी बातों का जवाब आप लोगों के पास जवाब है नहीं। सब जगह जवाब आप लोगों ने अटैक का तो बताया नहीं। 2 से 3 जो सीटें ले रही है कंपनी थी जिन्होंने नौजवानों का साथ खिलवाड़ ही नहीं रहा कश्मीर में, वो आप लोगों ने बताया जम्मू नहीं। में है ही कुछ नहीं। आप लोगों ने ये नहीं बताया कि ऐसा स्कैम और जी। हम सीधे श्रीनगर चलते हैं। इमरान नाइकू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, 6 बजे के बाद ऑलमोस्ट पिक्चर, ये धुंधली तस्वीर हमारे जहन में बनी हुई है नतीजों को लेकर के, आहिस्ता आहिस्ता वो साफ हो जाएगी। लेकिन आपने 2014 और 2024 के चुनावों में अंतर क्या पाया? देखिए, बहुत कुछ इसमें अंतर पाया है। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 2014 में अगर हम देखें तो पहली बात ये थी कि उस वक्त यहाँ स्टेट थी, यहाँ आर्टिकल 370 था, 35A था, और यहाँ स्टेट के पास अपने पावर्स थे, कानून थे। लेकिन जब हम 2024 में देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत यहाँ ना तो स्टेट है, ना तो 370 है, 35A है, और जो अब हुकूमत बनेगी जिसे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ने सीएम को रबर स्टैंप करार दिया है, और उसके पास पावर्स नहीं होंगे, एक्सपेंड किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स को। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस हम देख रहे हैं कि डिफरेंशिएट काफ़ी है। इस बार जो इलेक्शन 2024 में लड़ा गया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दे रहे हैं वो यही है कि जम्मू कश्मीर में बेरोज़गारी ज़्यादा है, यहाँ पे डेवलपमेंट की ज़रूरत है, ड्रग्स का ज़्यादा रुझान बढ़ता जा रहा है,
और सबसे बड़ी बात यह कि जो सियासी जमातें, जो अपोजिशन है बीजेपी की, या काफ़ी सारे लोग भी ये समझ रहे हैं कि 2019 के बाद शायद यहाँ पे जो अवामी हुकूमत नहीं थी या पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं थी, उसकी वजह से लोगों की एक आवाज़ जो है वो खामोश थी। क्योंकि जब एक पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो लोगों की आवाज़ बनती है और वो एमएलए या मिनिस्टर के पास जाते, लेकिन वो एक बड़ा गैप था इसमें, और जिसकी वजह से आज इस इलेक्शन को लोगों ने 2014 के कंपैरिजन में ज़्यादा फोकियत दी है। लेकिन 2014 के इलेक्शन में एक बड़ा मामले थे कि एक तरफ सेपरेटिस्ट लीडर्स की बाइकआउट कॉल थी, दूसरी तरफ हम देख रहे थे कि मिलिटेंसी का और ज़्यादा इसमें खौफ भी था, तीसरी जानिब ये कि एक्टिव थी हुर्रियत लीडरशिप यहाँ पे, और साथ साथ ये कि आर्टिकल 370 के मुद्दे को भी सामने रखा गया था। आल्दो कि उसे आज भी सियासी जमातों ने अपना वोट बैंक हासिल करने के लिए उस पर कई सारे नारे भी दिए और मैनिफेस्टो में भी रखा। लेकिन कुल मिला के एक बड़ा डिफरेंशिएट यही है कि इस वक्त जो 2024 में इलेक्शन हुए, जिस तरह हमने ग्राउंड जीरो पे देखा, कि यही है कि ये यूटी में इलेक्शन हो रहे हैं और लोग ये समझ रहे हैं कि इस बार के जो इलेक्शन है उनकी एक आवाज़ शायद किसी ना किसी हद तक जो खामोश थी वो अब रेज होगी, और साथ साथ कि यहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट या जो डेवलपमेंट का फुकदान है वो एक बड़ा मसला है। उसके लिए इस बार लोग समझ रहे हैं कि उन्होंने वोट अपना कास्ट किया। इमरान, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। इमरान नाइकू श्रीनगर से हमारे सहयोगी, उन्होंने विस्तार से बताया क्या क्या मुद्दे थे और किन मुद्दों को लेकर के उत्साह ज़्यादा भी हुआ और किन कारणों से उत्साह कम भी हुआ। मनीष जी, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल इस बार जो जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुए, इसमें थोड़ा सा और मैं एक रोशनी डालना चाहूँगा कि असल मुद्दों के साथ साथ बीजेपी की कहीं ना कहीं तानाशाही भी जो है चुनाव आयोग के समर्थन से चली है। जम्मू अगर संभाग की बात करें, जम्मू में बहुत सारी शिकायतें हैं जो हमने खुद चुनाव सीईओ को पहुंचाई है वहां पर, जिस दिन कैंपेन बंद हो चुकी थी। जिस दिन कैंपेन करने की चलिए 1 मिनट में आपके पास आप पर यह आरोप लगा रहे हैं कि आपने तानाशाही दिखाई है। देखिए मैं साबित कर सकता हूं, मैं इसमें बताता हूं मुद्दे जिस ले तरीके से हैं। वोटर स्लिप बांटी गई, वोटर स्लिप के मेरी बात सुन लीजिए, क्या तानाशाही थी जिसकी हमने कंप्लेंट भी की है, कंसर्न आरओ की भी की है, सीईओ के पास, चुनाव आयोग के पास पहुंचाई गई। चलिए देखिए, वोटर स्लिप और कार्यकर्ता को हर वोटर के घर जाना ये हमारा राइट है। हमने घर जाना और भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करना जो वोटर स्लिप गई है मैं उसकी कॉपी दिखा दूंगा। तो आप भी भेजो ना, आपको कौन मना कर रहा है? कैसे हम कानून का उल्लंघन कैसे कानून का उल्लंघन स्लिप में हर बार जो एजेंट होते हैं, जो गाइडलाइन है, चुनाव आयोग की गाइडलाइन है कि वोटर स्लिप के ऊपर पार्टी का नाम नहीं होगा। दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।